हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के स्पेशल टॉपिक में आज हम G20 समिट के बारे में बात करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में भारत में G20 समिट मतलब जो G20 का शिखर सम्मेलन है, उसे बहुत अच्छे से किया गया है। तो आज हम फैक्चुअल जो भी डिटेलिंग है उनकी देखेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं G20 समिट। तो सबसे पहले जानेंगे कि G20 क्या है। तो G20 जो है वो 20 देशों का समूह है और G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, G20 की स्थापना जो है वो 1999 में की गई है। G20 की स्थापना जो है वो 1999 में की गई है और G20 की स्थापना का जो उद्देश्य है वो है वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच का निर्माण करना। ठीक है, ये 20 ऐसे देशों का समूह है जो एक अच्छी अर्थव्यवस्था कैरी करते हैं, कुछ प्रगतिशील है, कुछ प्रगति कर चुके हैं। तो ये सब आपस में मिलकर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है और कुछ जो सामान्य समस्याएं हैं उस पर चर्चा करते हैं और उसका हल निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर जो हमारा अगला है कि अभी जो G20 है उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं 2023 में। ठीक है, इसके जो पिछले अध्यक्ष थे वो पिछला जो अध्यक्ष था वो इंडोनेशिया था और अगला अध्यक्ष जो होगा वो ब्राजील होगा। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही इसका मुख्यालय माना जाता है। ठीक है, अब जो हम देखते हैं कि जो पहला शिखर सम्मेलन है वो वॉशिंगटन में नवंबर 2008 में हुआ था। ठीक है, और क्योंकि हम जानते हैं कि अभी 2023 में भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो जो भारत की अध्यक्षता है वो 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक होगा। 30 नवंबर 2023 के बाद इसकी अध्यक्षता जो है वो किसी और देश को समर्पित कर दी जाएगी। ठीक है, यह जो वर्ष है, इस वर्ष 2023 में G20 का जो थीम है वो है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जिसे संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम कहा कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो G20 का लोगो है और ये इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब देखते हैं कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो G20 में शामिल देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, कोरिया गणतंत्र, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये जो है वो इसमें शामिल देश हैं। अब हम बात करते हैं शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। ठीक है, तो शिखर सम्मेलन 2023 में जो जो शामिल हुए हैं वो है कुल 20 सदस्य देश शामिल हुए हैं। 9 अतिथि देशों को बुलाया गया था इसमें और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हैं वो इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, यह जो शिखर सम्मेलन है वो 18वां शिखर सम्मेलन G20 का रहा है और ये शिखर सम्मेलन जो है वो 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कुल 9 अतिथि देशों को G20 समिट में इनवाइट किया गया है। तो वो 9 देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, ओमान, नाइजीरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन और UAE। ये 9 देश हैं जिन्हें अतिथि के रूप में G20 समिट में बुलाया गया है। ठीक है, अब हम जैसा कि सुनते हैं कि G20 में एक टर्म आता है शेरपा, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि G20 की बैठक में 2 समानांतर तरीके से चर्चाएं जो होती है, 2 प्रकार की चर्चाएं होती है। जो पहली चर्चा होती है वो कंप्लीटली फाइनेंशियल चर्चा होती है और दूसरी जो होती है उसे बोला जाता है शेरपा ट्रैक। ठीक है, तो पहले देखते हैं फाइनेंशियल ट्रैक क्या है। तो फाइनेंशियल ट्रैक में क्या होता है कि इसमें बातचीत का काम वित्त मंत्री और RBI गवर्नर जो है वो संभालते हैं। इसमें सीधे फाइनेंस पर बात होती है, फाइनेंस के अलावा और किसी वैश्विक मुद्दे पर इसमें बात नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरा आता है शेरपा ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक क्या होता है कि जो शेरपा ट्रैक है, सबसे पहली बात तो शेरपा ट्रैक जो है उसका नेतृत्व जो है वो जो सरकार है उसकी तरफ से चुना हुआ कोई भी एक व्यक्ति करता है। ठीक है, और शेरपा कौन होता है? तो शेरपा एक ऐसा व्यक्ति, मतलब देखिए शेरपा ट्रैक का जो नेतृत्व है वो सरकार एक व्यक्ति को चुनती है, वो करता है। और सरकार किस व्यक्ति को चुनती है? तो सरकार एक ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो राजनीति और कूटनीति दोनों की अच्छी समझ रखता है। ठीक है,
अब देखते हैं कि शेरपा ट्रैक क्या है। तो शेरपा ट्रैक जो है वो मूलतः सदस्य देशों के शेरपा के साथ समन्वय बनाते हुए राजनीतिक और अन्य मुद्दे तय करते हैं और अपने लीडर को समय समय पर अपडेट करते हैं। ठीक है, और ये जो है वो G20 के वर्किंग ग्रुप्स के साथ भी समन्वय करते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ट्रैक है उसमें सिर्फ फाइनेंस की बात होती है और फाइनेंशियल इश्यूज के अलावा और जितने भी इश्यूज हैं उस पे विभिन्न देशों के शेरपा जो है वो आपस में बात करते हैं, समय समय पर अपने अध्यक्ष को उसके बारे में जानकारी देते हैं और उसके साथ ही G20 के जो सदस्य हैं उन्हें भी इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। और जो उसके वर्किंग ग्रुप्स हैं, मतलब वो जो अलग अलग मुद्दों पे जो व्यक्ति चर्चाएं करते हैं उन लोगों को भी उनके संबंधित मुद्दे पे जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने बात किया एक टर्म वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो वर्किंग ग्रुप क्या होते हैं कि कुछ मुद्दे होते हैं जिसपे G20 जो है वो बहुत विशेषता ध्यान देता है और उस पर काम करता है। तो इस बार कुल 13 वर्किंग ग्रुप जो है वो रहे हैं। उसमें जो 13 वर्किंग ग्रुप हैं वो है एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, एनवायरमेंट, एंटी करप्शन और एकेडमिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये 13 वर्किंग ग्रुप जो है वो G20 समिट में शामिल रहे हैं जिस पर चर्चाएं जो है वो की गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के शेरपा के बारे में। तो पहले भारत के शेरपा के रूप में पीयूष गोयल जी को चुना गया था, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के चलते पीयूष गोयल जी की जगह पे अमिताभ कांत जी को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अमिताभ कांत जी जो है वो IAS अधिकारी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत की तरफ से अन्य शेरपा जो रहे हैं वो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया, शशिकांत दास, अरविंद पनगदिया, सुरेश प्रभु और पीयूष गोयल जी जो हैं वो अमिताभ कांत जी से पहले भारत के शेरपा रहे हुए हैं। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि इस G20 शिखर सम्मेलन में भारत की क्या उपलब्धि रही है। ठीक है, तो भारत की उपलब्धि रही है कि ग्लोबल साउथ को मान्यता। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ को मान्यता, ये चीज समझने से पहले हमें समझना होगा कि ग्लोबल साउथ क्या है। ठीक है, तो विश्व में साउथ की तरफ के ऐसे देश जो विकासशील है, पूर्णतः विकसित नहीं है। साउथ में कुछ ऐसे देश हैं जो विकसित हैं, उन्हें छोड़कर जो विकासशील देश हैं उनमें भारत जो है वो एक अच्छे लीडर के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि अल्प विकसित व विकसित देशों को प्रमोट करते हुए भारत इनका लीडर बनकर जो है वो उभरा है। ठीक है, भारत की जो दूसरी उपलब्धि है वो है मध्यस्थ की भूमिका। ठीक है, अभी वर्तमान में जो वैश्विक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध। तो इस युद्ध के संबंध में जब G20 समिट में डिस्कशन हुआ तो भारत ने किसी एक का फेवर न करते हुए मध्यस्थ की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। तीसरा है मोल भाव की क्षमता बढ़ी। ठीक है, अब भारत के मोल भाव की क्षमता कैसे बढ़ी ये देखते हैं कि भारत जो है वो G20 के साथ साथ ब्रिक्स, क्वाड और अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहा है। तो क्योंकि ये अन्य इंस्टीट्यूशन का भी हिस्सा रहा है इसलिए इसका लाभ बड़ी ग्लोबल डील में अपनी शर्तें मनवाने में भारत को मिलेगी। अब जैसे इसका एक फायदे का एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत जो है उसने रूस से सस्ते में तेल खरीद लिया, यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो इस प्रकार से क्योंकि भारत G20 के साथ साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी हिस्सा है तो इसकी मोल भाव करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला इसका फायदा है कि चीन और सऊदी का विकल्प। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चाइना की मोनोपोली है। ठीक है, और इसी तरीके से सऊदी के लिए बात करें तो तेल बाजार में जो ओपेक कंट्रीज है उनका दबदबा है। तो भारत ने इन दोनों का तोड़ निकाला है और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विस्तारवादी कार्यक्रम को चुनौती देते हुए भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में बात करी है और इस योजना की जो है वो शुरुआत की है। ठीक है, अब दूसरा जैसे कि मैंने बताया कि सऊदी अरब तेल के क्षेत्र में ओपेक देशों के बारे में। ठीक है, तो तेल बाजार में ओपेक देशों का अधिकार तोड़कर बायोफ्यूल्स अलायंस का ऐलान जो है वो भारत ने किया है। ठीक है, कि जो पारंपरिक तेल हैं उनकी जगह पे बायोफ्यूल्स
के बारे में भारत ने बात की है और उसे बढ़ावा देने के लिए बाकी देशों से बात की है। ठीक है, और भारत की इन सभी में सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही है वो है G20 के नेता एक संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमत, और वो जो संयुक्त विज्ञप्ति है उसका नाम है G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। ठीक है, ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि G20 में कुछ ऐसे भी देश है जिनकी आपस में नहीं बनती है। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि किसी भी एक मुद्दे पर सभी देशों को आपस में सहमत करना, और भारत ने इसमें अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और जो G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन है उसका सफलतापूर्वक आयोजन भारत ने किया है और समस्त देशों को अपनी बात पर सहमत किया है। ठीक है, अब हम आते हैं, एक टर्म आता है G20 में, ट्रोइका। ठीक है, ट्रोइका एक्चुअली क्या होता है कि वर्तमान में जो अध्यक्ष देश है, अभी से पिछला जो अध्यक्ष देश है और आने वाले समय में मतलब अगले साल जो अध्यक्ष देश होने वाला है, इन तीनों को मिलाकर ट्रोइका का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष जो ट्रोइका का निर्माण करेंगे देश वो है भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील, क्योंकि भारत वर्तमान में अध्यक्ष है। 2022 में इंडोनेशिया ने अध्यक्षता की थी और अगली अध्यक्षता 2024 में ब्राजील करेगा। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील मिलकर इस वर्ष ट्रोइका का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इस G20 सम्मेलन में एक और खास बात ये हुई है कि अब जो G20 है वो G20 नहीं रह गया है, वो G21 हो गया है, क्योंकि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया है, उसे स्थायी सदस्यता प्रदान कर दी है और अब जो G20 है वो G21 के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक डिटेलिंग थी, फैक्ट्स थे G20 के बारे में जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत फ्रूटफुल होगा। आने वाले वीडियोस में हम फर्दर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।